Very good morning to all of you. So, the topic which was to be taught today was Bell-Coleman refrigeration cycle. So, due to some technical problems, we couldn't continue our previous lecture. So, I am sending you this recording. In the previous class, as I have told you that this Bell-Coleman refrigeration cycle is one of the most preliminary cycle that is used for refrigeration purpose. The basic motivation behind discovering this Bell-Coleman refrigeration cycle was from the impracticalities of Carnot cycle. I have told you that this cycle was discovered by two engineers called Bell-Coleman and Lightfoot. So previously, this Bell-Coleman cycle was used for preserving the meat which was being transported from one place to another place. So later, this cycle or the refrigeration based on this cycle became obsolete, and after a long time this cycle has again found its applications in aircraft air conditioning. So this is one of the most important cycle that we should know and understand. So let us continue today's lecture with this Bell-Coleman refrigeration cycle. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल के पहले जो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारे पास था या जो हमें पता था वो था कार्नोट साइकिल, एंड देयर वे आर सर्टेन लिमिटेशंस इन द कार्नोट साइकिल. मैंने आपको बताया भी था कि कार्नोट साइकिल को प्रैक्टिकली हम रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस थे. मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे प्रिलिमिनरी लिमिटेशन या सबसे बेसिक लिमिटेशन या सबसे क्रूशियल लिमिटेशन जो कार्नोट साइकिल में था, दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस व्हिच वाज यूज्ड देयर इन कार्नोट साइकिल. A Carnot cycle consists of four processes, out of which two are reversible adiabatics and two are reversible isotherms. As you can see in this diagram also, this process N to P and the process L to M, I'm sorry, the L to M and N to P are isothermal processes, while this M to N and L to P are adiabatic processes. The diagram shown before you is a PV diagram of Carnot cycle. तो इस कार्नोट साइकिल में दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जैसा कि आप देख सकते हो. अब इसमें परेशानी वाली बात यह है कि हम कार्नोट साइकिल में ये जो दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का, ये दोनों कॉम्बिनेशंस किसी एक साइकिल में साथ साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ऐसा इसका लिमिटेशन था. मैंने आपको डिटेल में इसका रीज़न बताया था. तो इसी लिमिटेशन की वजह से बेल कॉलमैन ने अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रपोज किया. और अगर आप बेल कॉलमैन की साइकिल देखेंगे तो बेल कॉलमैन के रेफ्रिजरेशन साइकिल में कार्नोट साइकिल से बस थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा. ऑल्दो बेल कॉलमैन ने और लाइटफुट ने ये जो साइकिल प्रपोज किया है, उस साइकिल के लिए बैकग्राउंड जो क्रिएट हुआ वो हुआ आपके जूल के साइकिल से. आप लोगों को जूल का साइकिल पता होगा. जूल के साइकिल को भी हम ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं. तो एक्चुअल में जो बेल कॉलमैन साइकिल है, दैट इज नथिंग बट अ रिवर्स्ड जूल साइकिल और रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल. तो हम अभी देखते हैं कि बेल कॉलमैन का वो साइकिल क्या था. तो ये भी वो ब्लॉक डायग्राम है जो कार्नोट साइकिल में या किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ आप जैसा कि देख सकते हो कि ये जो रिजर्वायर T2 है, ये आपका रूम है. ये एक एयर कंडीशनर के लिए शो किया गया है. तो T2 आपका कमरा जिसे आप ठंडा करना चाहते हो. T1 आपका एटमॉस्फेयर है. सपोज T2 का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होगा, मान लो आप टेम्परेचर होगा सपोज 30, 35 या 29, 30 इस तरह का, और बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा 40, 42. तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है रूम के टेम्परेचर से, और रूम का जो टेम्परेचर 29, 30 उसको हम और थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं ताकि हमें कंफर्ट फील हो, और हम उस 30 डिग्री को कम करके 20, 21 करना चाहते हैं. तो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू थ्रो आउट सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रूम टू द एटमॉस्फेयर. तो हम ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट रूम में से निकाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर 30 है,
और इसको हम एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं जिसका टेम्परेचर 42 है। तो इस तरह से टेक्निकली अगर देखा जाए तो वी आर सेंडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गिव सम वर्क इनपुट। तो यहाँ पे W जो है वो वर्क इनपुट दिया गया। तो ये एक जनरल साइकिल है, जनरल लेआउट है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो बेल कॉलमैन ने भी ठीक यही लेआउट इस्तेमाल किया, और सिर्फ उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया वो भी आपके सामने है। आप देख सकते हो कि ये बेल कॉलमैन का डिज़ाइन है रेफ्रिजरेशन का। उन्होंने एक आप ये जो रेफ्रिजरेटर आपके सामने है, ये जो आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, ये वो स्पेस है जिसको हमें ठंडा करना है। सपोज मान लो ये हमारा कमरा है जिसको हम ठंडा करना चाहते हैं। तो इन ऑर्डर टू कूल दिस स्पेस, जिस पे रेफ्रिजरेटर लिखा है, इन ऑर्डर टू कूल दिस स्पेस, हम इस स्पेस में ठंडी हवा सर्कुलेट करते हैं। तो ठंडी हवा कहाँ से आती है? ठंडी हवा इधर से आ रही है, ये एरो मार्क से, और ये यहाँ से आ रहा है, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ठंडी हवा होती हुई आ रही है। तो ये हवा, बेसिक आइडिया वाज कि हम एयर को सर्कुलेट करेंगे इस रेफ्रिजरेटर में एक हीट एक्सचेंजर में से, और जैसे ही वो एयर हीट एक्सचेंजर में से होके गुजरेगी वो हवा ठंडी हो जाएगी। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा? हीट एक्सचेंजर में हम एक तरफ से ठंडा पानी सर्कुलेट करेंगे और दूसरी तरफ से वो ठंडा पानी बाहर निकल जाएगा, और जिस तरफ से ठंडा पानी आता है उसी तरफ से गर्म हवा भी उसी हीट एक्सचेंजर में एंटर करती है। तो गर्म हवा और ठंडा पानी आपस में मिलने के बाद पानी जो है वो हवा की हीट पानी को ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस तरह से जो ठंडा पानी आ रहा था वो गर्म होके बाहर निकल जाता। तो ये जो वाटर आउटलेट है, यहाँ पे एक्चुअल में जो पानी निकलेगा उसका टेम्परेचर इनलेट वाले पानी से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने हवा में से हीट ले लिया है। अब चूंकि पानी ने हवा की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये हवा ठंडा हो जाएगा। आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ छोटे डॉट से और यहाँ बड़े डॉट से दिखाया गया। तो ये जो बड़े डॉट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग कोल्ड एयर, और ये जो छोटे डॉट्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग हॉट एयर। तो हॉट एयर की हीट पानी को चली गई, और इस तरह से हॉट एयर बिकम्स कोल्ड, और ये ठंडी हवा को हम वापस सर्कुलेट करते हैं, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा है जिसको हम एक्सपेंडर कह रहे हैं। एक्सपेंडर में से होके ये रेफ्रिजरेटर में जाता है। रेफ्रिजरेटर वो स्पेस है जिसे हमें ठंडा करना है। तो ये ठंडी हवा रेफ्रिजरेटर में जाके रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर देती है, और उसके बाद ये हवा वापस से निकल के आती है। इसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसको आप अगर गौर से देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कंप्रेसर में हम फीड कर देते हैं। तो कंप्रेसर में आने के बाद ये ठंडी हवा फिर से जाती है हीट एक्सचेंजर में, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे भी जो बेल कॉल पे थे, ये साइकिल बताने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि बेल कॉलमैन ने जो साइकिल यूज़ किया उस साइकिल में भी रेफ्रिजरेशन के वो चारों बेसिक कंपोनेंट इन्वॉल्व थे। ये जो हीट एक्सचेंजर आप जो जिस पे लिखा है उसको आप समझ सकते हो कि आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में आज के डेट में जो एक्सपेंशन डिवाइस लगा रहता है, इवेपोरेटर जो लगा रहता है वो ये हीट एक्सचेंजर है। ये जो एक्सपेंडर है वो आपका एक्सपेंशन वाल्व है। ये जो कंप्रेसर है वो आपका कंप्रेसर अभी भी रेफ्रिजरेटर में लगा रहता है, और ये जो रेफ्रिजरेटर लिखा है यहाँ पे ये भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। तो दो हीट ट्रांसफर वाले डिवाइसेस और दो वर्क ट्रांसफर वाले डिवाइसेस इसमें हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि चूंकि हमें कमरे को सिर्फ ठंडी हवा से ही ठंडा करना है, और हवा को ठंडी करने के लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वाई वी नीड दिस कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर। तो अगर आप देखोगे इसके न्यूमेरिकल्स में, अगर आप जाओगे न्यूमेरिकल डिटेल में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप ये पाओगे कि अगर हम इस तरह से एक एक्सपेंडर और कंप्रेसर से होकर हवा को गुजारते हैं तो जो हमें आउटपुट टेम्परेचर मिलता है वो नॉर्मली हम अचीव नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मली एक पानी को ठंडे पानी में से होकर हवा को गुजारो और डायरेक्टली उस हवा को एक कमरे के अंदर सर्कुलेट कर दो, तो आपको उतना इफेक्टिव कूलिंग नहीं मिलेगा जितना कि एक कंप्रेसर और एक्सपेंडर से मिल रहा होता है। तो एक्चुअल में इस साइकिल में होता ये है कि हम एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि जिस समय कंप्रेसर में पिस्टन ऊपर जा रहा होगा
उसी समय ये एक्सपेंडर में पिस्टन नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों सेम शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये साइकिल को एक सिंक्रोनाइज करने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। और यहाँ पे जिस समय कंप्रेसर कंप्रेस करेगा तो वो हवा को कंप्रेस करेगा। हवा को जब कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज इनलेट एयर का प्रेशर है 1 बार, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज इनलेट एयर का प्रेशर है 1 बार और टेम्परेचर है, मान लेते हैं सपोज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला 1 बार वाला एयर इस कंप्रेसर में आता है। मान लेते हैं इस कंप्रेसर का जो प्रेशर रेशियो है वो है 4। तो 1 बार प्रेशर वाले एयर को ये 4 बार में कन्वर्ट कर देगा। 1 बार वाले प्रेशर को ये 4 बार में कन्वर्ट कर देगा और ये 4 बार वाली हवा यहाँ से फ्लो होगी और ये हीट एक्सचेंजर में जाएगी। तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा हवा का 1 बार से 4 बार होगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये हवा यहाँ हीट एक्सचेंजर में जाती है जहाँ पे ठंडे पानी के साथ मिलके इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम होगा लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना हमें इफेक्टिवली चाहिए। तो सपोज मान लो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने जो एयर सप्लाई किया था वो हीट एक्सचेंजर में ठंडे पानी में के कांटेक्ट में आने के बाद 27 डिग्री सपोज हो जाता है। अब ये 27 डिग्री वाला हवा वापस से ये एक्सपेंडर में आता है। तो जब ये एक्सपेंडर में एक्सपेंड करेगा तब एक्चुअल में उस हवा की कूलिंग होगी। और अगर हम, जैसा कि हमने कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो भी 4 माना था, अगर आप ठीक उसी लॉजिक के हिसाब से ये एक्सपेंडर का प्रेशर रेशियो भी 4 एज्यूम कर लो तो आप देखोगे कि 4 बार से 1 बार तक एक्सपेंड होने के बाद उस हवा का टेम्परेचर 27 से गिर के, अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो ये 5 डिग्री 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। तो इस तरह से हमें एक्चुअल में जो कूलिंग मिल रहा है वो मिल रहा है इस एक्सपेंडर में। तो हमें जो आउटपुट एयर मिलता है वो बहुत ही इफेक्टिवली कूल कर पाता है अगर हम नॉर्मली किसी ठंडे पानी में से हवा को गुजारें तो ये बेल कॉलमैन का रेफ्रिजरेशन साइकिल था। ये बेसिक लेआउट है, ये लेआउट आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको आगे चल के इसका पीवी और टीएस डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने पैरेलली लेफ्ट साइड में आपको कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम दिखेगा, वहीं राइट साइड में आपको बेल कॉलमैन का पीवी डायग्राम है। मैंने दो डायग्राम पैरेलली अगल बगल में इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। अगर आप गौर से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि दो प्रोसेसेस कार्नोट के और बेल कॉलमैन के एग्जैक्टली सेम है। कार्नोट साइकिल के केस में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा था। यहाँ पे भी ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वाले प्रोसेस में है। जहाँ पे कार्नोट साइकिल के केस में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों प्रोसेस हमने आइसोथर्मली अचीव किया था। ये दो प्रोसेस आइसोथर्मली मिले थे हमें। ये आइसो लिखा है वो एक्चुअल में आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल हीट एडिक्शन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन कार्नोट के केस में होता है। इसको बेल कॉलमैन ने रिप्लेस कर दिया आइसोबारिक से। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो किसी भी बेल कॉलमैन साइकिल में दो आइसोबारिक और दो एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं। तो बेल कॉलमैन साइकिल is basically a combination of constant pressure adiabatic, constant pressure adiabatic. So PA. So this constant pressure adiabatic अगर आप देखोगे तो the same combination was also used in Breton cycle और Joule cycle, जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में या एडवांस थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। तो ये जो बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये दिस इज नथिंग बट a reversed Joule cycle or reversed Breton cycle. So let me also show you the TS diagram of the same. So this is the basic TS diagram of Bell Coleman or reverse Breton cycle. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये ब्रेटॉन साइकिल होता तो इंस्टेड ऑफ 1 से 2 का जो एरो नीचे आ रहा है ये सारे एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता। ठीक है, तो लेकिन ये चूंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसलिए ये रिवर्स किया गया है। आप डायरेक्शन देखोगे इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हैं। 3 से 4 कंप्रेशन हो रहा है, 4 से 1 एक्सपेंशन हो रहा है,
सॉरी मतलब आई मीन हीट रिजेक्शन हो रहा है, 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा है और 2 से 3 फिर हीट एडिशन हो रहा है। तो दिस इज द टीएस डायग्राम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी सीओपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ हाउ विल वी कैलकुलेट द सीओपी, क्योंकि टेक्निकली अगर हम साइकिल से कंसर्न है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू कैलकुलेट द सीओपी ऑफ द सेम। So next I am going to show you this how the COP of this cycle is calculated. So यहाँ पे मैंने फिर से इसका PV डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। हम जानते हैं this should be visible to you। हम जानते हैं कि यहाँ पे दो हीट एडिशन और दो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। अब जो हीट एब्जॉर्ब या हीट हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं। और यू माइट बी रिमेंबरिंग कि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एम सी पी डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो है वो डायरेक्टली एंथैल्पी में चेंज के बराबर होता है, और एंथैल्पी का जो चेंज है वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है एम सी पी डेल्टा टी से। तो इसलिए हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों के केस में, चूंकि हीट एडिशन वाला प्रोसेस 1 से 4 के बीच में हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो एम सी पी टी वन माइनस टी फोर इज द हीट एडिशन। अब यहाँ पे जो हम हीट एडिशन कह रहे हैं, दिस हीट एडिशन इज द हीट विच इज गिवन टू द रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट में जो हीट ऐड किया जा रहा है वो हीट एडिशन है। और इन आर केस रेफ्रिजरेंट क्या है, हमारे केस में रेफ्रिजरेंट इज प्योर एयर। तो एयर को जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो हीट एडिशन है। अब एयर को हम कहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे हीट ऐड करते हैं हम एयर को, मैंने आपको बताया था पिछले डायग्राम में। हीट कहाँ पे, कमरे में, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये हीट एक्सचेंजर जो है वहाँ पे एयर से हीट बाहर जा रहा है, क्योंकि एयर की हीट पानी को जा रही है। लेकिन जैसे ये रिसर्कुलेट होके वो एयर रेफ्रिजरेटर में आएगा या कमरे के अंदर आएगा, तो वहाँ पे ये फिर से गर्म हो जाएगा। तो हवा को, मतलब एयर को हम हीट ऐड कर रहे होते हैं इस रेफ्रिजरेटर में या रूम में। तो ये जो हीट एडिशन है वो है एम सी पी टी वन माइनस टी फोर। T1 इनिशियल टेम्परेचर है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, और T4 फाइनल टेम्परेचर है। सिमिलरली हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है आपके हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे पानी के साथ हीट रिजेक्शन हो रहा है, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर में होने की वजह से उसको भी हम बोलेंगे एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री। तो दीज आर रेस्पेक्टिवली हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन फॉर द एयर। अब हम जानते हैं कि ये एक क्लोज साइकिल है, ये क्लोज साइकिल है। तो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ में पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज्ड साइकिल। क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन हीट इज डायरेक्टली इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ऐसा कि क्लोज साइकिल में होता है, फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू या समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो चूंकि ये भी एक क्लोज साइकिल है तो यहाँ पे हम वो फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, वी कैन इजीली अप्लाई द फर्स्ट लॉ, एंड उसके हिसाब से क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन इक्वल्स टू क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन, है ना। ये क्योंकि दो ही हीट का इंटरेक्शन हो रहा है और दो वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है, तो टोटल वर्क इंटरेक्शन विल बी कैन बी इक्वेटेड बाय टोटल हीट इंटरेक्शन। तो टोटल हीट इंटरेक्शन क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन will be same as W addition minus W rejection. Now this W addition minus W rejection can be said as W net. ये हम almost already करते आए हैं। तो total change in work is can be denoted as W net. Now it is important to note here that here the meaning of W net is net work which was given as input to the रेफ्रिजरेटर, है ना, जो रेफ्रिजरेटर को एज एन इनपुट दिया जा रहा है, तो वो इनपुट वर्क जो है वो हमारा डब्ल्यू नेट है। सो दिस डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन। अब क्यू रिजेक्शन क्यू एडिशन हम लोगों ने पहले ही निकाला था एम सी पी डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से, तो इसको हम लिख सकते हैं एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री माइनस एम सी पी टी वन माइनस टी फोर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरह से सीओपी का फॉर्मूला हम जानते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए, सीओपी होती है टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर के केस में बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो जाएगा कूलिंग, और कूलिंग हमें तब मिलेगी जब हम हीट
रिमूव करेंगे। तो हीट रिमूव कौन कर रहा है? रेफ्रिजरेंट, वर्किंग फ्लूइड। तो जो एयर को जो एयर हीट एब्जॉर्ब करेगा कमरे में से या रेफ्रिजरेटर में से, उतनी ही ठंडक उस जगह को मिलेगी। तो इसलिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हियर इज नेट हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड हम लोगों ने देखा था कितना है ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, एम सी पी T1 माइनस T4 था। और नेट वर्क इनपुट जो अभी हम लोगों ने डब्ल्यू नेट निकाला है वो, तो इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो मास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द साइकिल द मास ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। एंड द CAP इज ऑल्सो नॉट, सॉरी, CP, आई मीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 प्लस T4। तो आई ओपन द ब्रैकेट, यहाँ आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये T1 और T4 है। तो इस ये हो गया। अब इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल टेक T4 कॉमन। तो अगर हम न्यूमरेटर से T4 कॉमन निकालेंगे तो ये T1 अपॉन T4 हो जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर से T3 कॉमन निकाल लेते हैं पहले वाले टर्म में से, तो T2 अपॉन T3 माइनस T1 हो जाएगा। और दूसरे वाले टर्म से फिर से हम T4 कॉमन निकाल रहे हैं, तो इट विल अगेन बिकम T1 अपॉन T4 माइनस 1। तो इस तरह से ये आ गया COP। अब हम दोनों इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्रोसेस 1 से 2 देखते हैं। प्रोसेस 1 से 2 शायद आपको याद होगा, यह प्रोसेस 1 से 2 जहाँ पे हम वर्क इनपुट दे रहे हैं और रिवर्स आइसेंट्रोपिकली हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो 1 से 2 प्रोसेस के लिए चूंकि हम आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होता है P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू C। तो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा, ये हो जाएगा प्रोसेस 1 से 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा V1 बाई V2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 बाय गामा। ये तो एक हुआ। दूसरा, हम जानते हैं कि एयर में भी कंसिडर्ड एज आइडियल गैस, है ना, परफेक्ट गैस। तो वी कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन हियर। और आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इक्वल्स टू MRT। तो P1 V1 इक्वल्स टू MRT1, P2 V2 इक्वल्स टू MRT2। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा P1 बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें, अगर हम टेम्परेचर का रेशियो निकाल दें, वी आर इंटरेस्टेड इन द रेशियो ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ COP वाले इक्वेशन में टेम्परेचर का रेशियो आया था। तो द रेशियो ऑफ टेम्परेचर दैट इज T2 बाई T1 कैन बी ऑब्टेन्ड एज फाइनली P1 बाई P2 टू द पावर गामा मल्टीप्लाइड बाई P2 बाई P1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो T2 बाई T1 कैन बी ऑब्टेन्ड एज P2 बाई P1 गामा टू द पावर माइनस 1 बाई गामा। Now this P2 by P1 ये क्या है? P1 is the initial pressure, P2 is the pressure after compression। तो ये the ratio P2 by P1 is known as compression ratio या pressure ratio। तो अगर प्रोसेस कंप्रेशन का है तो इस प्रेशर रेशियो को हम कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे। अगर प्रोसेस एक्सपेंशन का है तो द सेम रेशियो विल बी नोन एज एक्सपेंशन रेशियो। तो ये कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में T2 by T1 का रिलेशन आ गया। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर यही प्रोसेस हम 3 से 4 वाले प्रोसेस में करें, 3 से 4 वाला जो प्रोसेस है वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, और यहाँ पे वर्क आउटपुट हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंडर है। तो एक्सपेंडर में एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन को हम जनरली वर्क आउटपुट मान के चलते हैं। तो ये वर्क आउटपुट जो है वो टेम्परेचर 3 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा T3 बाई T4 का, और ये भी P3 बाई P4 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा के टर्म्स में आ जाएगा। वी विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट व्हाट विल वी डू इज, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेशर P2 एंड P3 आर सेम। क्यों? क्योंकि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हो रहा था, है ना। तो P2 इज सेम एज P3, सिमिलरली P4 इज ऑल्सो सेम एज P1। तो ये दोनों प्रेशर सेम है, तो इसलिए T2 by T1 will become equal to T3 by T4 and similarly T2 by T3 will be equal to T1 by T4। क्योंकि प्रेशर सेम है तो पिछले वाले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो अब अगर हम इसको हमारे COP वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें COP मिलेगा, आप देखो T1/T4 -1 और T2/T3 -1, ये ऑलमोस्ट सेम आएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो आवर टर्म ऑफ फॉर द COP इज सिंप्लीफाइज टू T4/T3 - T4। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ में से न्यूमरेटर से T4 कॉमन निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर की तरफ ले जाते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1/T3/T4 -1। ठीक है, अब T3/T4 का रिलेशन हमने पहले ही निकाल रखा है, ये T3/T4 का रिलेशन हमने प्रेशर के टर्म्स में निकाल रखा है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये मिल जाता है 1/P3/P4 टू द पावर गामा -1/गामा -1। और मैंने आपको बताया था दिस P3/P4 इज नोन एज प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो को हम डिनोट करेंगे R⁵P से, तो ये हो जाएगा COP इक्वल्स टू 1/R⁵P गामा टू द पावर गामा -1/गामा -1। So this is the final expression for the COP of Bell-Coleman refrigeration cycle. और ये formula is very important. This formula is applicable while solving the numericals. तो बहुत ज़्यादा important है। तो ये formula और as well as derivation, ये दोनों आप लोग एक बार देख लेना। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जितना इफेक्टिव ये लाइव लेक्चर में होता ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी इससे काम चलाना पड़ेगा। तो अगर इसमें फिर भी कोई आपको डाउट है या अगर आप चाहते हो कि दिस शुड बी रिपीटेड वंस अगेन, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ग्रुप में कन्वे करो और मैं आपको ये रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, अभी जो हम लोगों ने साइकिल डिस्कस किया, दिस साइकिल इज एक्चुअली अ क्लोज्ड लूप साइकिल और क्लोज्ड एयर बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल और क्लोज साइकिल, सिंपली नोन एज अ क्लोज साइकिल। क्यों क्लोज साइकिल है? क्योंकि इसमें एयर का सर्कुलेशन जो है वो आप देखोगे कि सेम मास ऑफ एयर इज बीइंग रीसर्कुलेटेड इन एवरी साइकिल। तो हर साइकिल में सेम एयर को हम रीसर्कुलेट कर रहे हैं, तो such a cycle is known as closed cycle refrigeration और closed Bell-Coleman refrigeration cycle। लेकिन कई बार जो आजकल के डेट में जो Bell-Coleman refrigeration cycle का इस्तेमाल होता है, that is mostly done in case of air conditioner एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग। तो एयरक्राफ्ट में हम इसको क्लोज नहीं रखते बल्कि वी यूज दिस साइकिल एज ओपन साइकिल। तो वहाँ पे चूंकि आज के समय में बहुत सारे एडवांस टर्बाइंस और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स या रोटर्स डेवलप किए जा चुके हैं, तो इन द एयरक्राफ्ट दिस साइकिल द सेम साइकिल इज यूज्ड एज ओपन साइकिल, ओपन एयर बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वहाँ पे ओपन एयरक्राफ्ट में ये जो हवा है इसको हम कंप्रेसर से नहीं गुजार के बल्कि टरबाइन से गुजारते हैं। तो अगर ये हवा किसी टरबाइन से होके या एयरक्राफ्ट के इंजन से होके गुजरेगी तो ये हवा फिर टरबाइन या इंजन से निकल के सीधे एटमॉस्फेयर में चली जाती है और उसके बाद फ्रेश एयर का सक्शन होता है। तो इन ईच ऑफ द आफ्टर ईच साइकिल द एयर डजंट रिमेन सेम रिसर्कुलेशन के लिए, हर साइकिल के बाद वो चेंज होता रहता है, रिप्लेस होता रहता है। तो सच अ साइकिल इज नोन एज ओपन साइकिल बेल कॉलमैन साइकिल। तो ये दो तरह के साइकिल्स आपको जानने जरूरी हैं। इनके अलावा देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस साइकिल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट इज